पांचवें घर में राहु है और चौथे में शनि विराजमान है। जैसे ही सूर्य मंगल के पास आएगा। क्या सूर्य और मंगल महाराज? मतलब अगले महीने मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार आने वाली है जम्मू कश्मीर में। अब हर लगन होगा शुभ लगन। इस बार जम्मू कश्मीर में आएगी भाजपा की सरकार। जम्मू कश्मीर का नया सूर्य उदय भी होगा और मंगल भी होगा, आपका भी। आप भी मोदी के भरोसे पे विश्वास कर भाजपा को वोट दें। शांति, स्थिरता और विकास। जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही। देखिए, अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर से किस तरह से हुंकार भरी है, क्योंकि लगातार अब यहां पर तीसरे चरण का चुनाव होना है। लेकिन उस बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी पर अमित शाह की तरफ से निशाना साधा गया। लोगों को बरगलाने का काम यहां पर किया जा रहा है और इसे बंद करना चाहिए। राज्य का दर्जा बहुत ही जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर बहाल होगा। अमित शाह की तरफ से बड़ी बातें कही गई। बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी ही राज्य का दर्जा वापस करेगी। स्टेटहुड यहां पर बहुत ही जल्द बहाल होगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को लूटा है। और एलजी को लेकर जिस तरह से बड़े बयानबाजी यहां पर हो रही है कि बाहर के एलजी को यहां पर लगाया गया है, तो अमित शाह की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया है कि एलजी बाहर के नहीं, यहां पर देश का नागरिक है। तो जाहिर तौर पर देखिए किस तरह से बड़ी बातें एलजी मनोज सिन्हा को लेकर भी की गई और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी पर भी निशाना साधा गया। बताते चले कि आज यहां पर चुनाव प्रचार को मद्देनजर रखते हुए अमित शाह जम्मू दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने 5 रैलियों को संबोधित किया। जिसमें यहां देखिए जिस तरह से बानी के अंदर पहुंचे, जसरोटा के अंदर पहुंचे और वहां पर भी जनसभा को संबोधित करते हुए खूब खरी खोटी यहां विपक्षी पार्टियों को सुना दी गई। और मढ़ के अंदर भी रैली को संबोधित किया गया। इस बीच में बैठक भी रखी गई थी, जिसमें उधमपुर के अंदर ये बैठक हुई, वहां पर भी लोगों से बातचीत हुई है। लेकिन फिलहाल चुनावी दंगल आप देखिए किस तरह से अब शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 50 सीटों पर चुनाव हो चुका है और अब यहां पर जो बची हुई 40 सीटें हैं उस पर चुनाव होना है। तो लगातार यहां भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी रणनीति तैयार कर चुकी है, जिसमें अमित शाह की तरफ से जम्मू कश्मीर से आज हुंकार भरी गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर, पीडीपी पर निशाना साधा गया। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। दिनेश मल्होत्रा हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। रजनी सेठी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, आपका भी स्वागत। और सोहेल काजमी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं सोहेल जी आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से आज अमित शाह की तरफ से बयानबाजी की गई है, किस तरह से उसे देख रहे हैं सोहेल जी? देखिए मैम, जी मैं एक सेकंड मेरा जी मैम, देखिए इलेक्शन का महीना है। फेज 2 की इलेक्शन हुई है, 55% पोलिंग और उसमें दिग्गज नेता सारे, राहुल जी भी कल शायद जम्मू आ रहे हैं, मढ़ में उनकी रैलीज को संबोधित करेंगे। अमित शाह साहब तो बहुत बार आए और चुनाव रैली पे प्राइम मिनिस्टर का फोकस था, प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं परसों शायद। तो ये इलेक्शंस में अपने कैडर को, अपने कैंडिडेट्स का मनोबल बढ़ाने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी और हर स्टालवर्ड पॉलिटिशियन जो है वो कोशिश करता है कि किसी तरह मोबिलाइजेशन ऑफ कैडर हो, और उसी के तहत ये विजिट होते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि जो अच्छे काम किए हैं वो लोगों तक वो बताएं। और आने वाले जो मंसूबे हैं 5 साल के, जो सरकार बनेगी, क्या पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को। और जहां तक एक्विजिशन की बात है, एक दूसरे को एक्यूज करना, दैट इज पार्ट ऑफ द गेम। इलेक्शंस में सब जायज होता है, एक दूसरे पे एक्यूज करते हैं, अच्छी बुरी बातें सब पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराह करते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो अच्छे काम भारतीय जनता पार्टी के, मैं हर चैनल पे तकरीबन 25-30 चैनलों पे कल भी कहा कि ये मुमकिन नहीं था जो 10 साल में कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मोदी लेड सरकार ने किया है जम्मू कश्मीर में, वो अगर वो ना होता, वो पत्थरबाजी, वो अलगाववाद, वो पाकिस्तान नैरेटिव सब ठीक ना होते, तो आज जो जम्मू कश्मीर में आप पोलिंग परसेंटेज देख रहे हैं, और खासकर जो बॉर्डर्स का कल पोलिंग परसेंटेज है, दैट वाज जस्ट रिमार्केबल। वो बॉर्डर्स हैं जहां लोग सहमे रहते थे इन्फिल्ट्रेशन से, या वो गोले जो गिरते थे वह पाकिस्तान से, तो उन लोगों ने सबसे ज्यादा पोलिंग परसेंटेज में हिस्सा लिया है और उनकी पोलिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा है। और वो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर को मेंटेन करने के लिए मैं दुआ करता हूं कि 8 तारीख को जो भी सरकार बने, स्थिर सरकार बने,
जैसी भी कोलिशन बने, अच्छी बने और हम लोग जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं अच्छी डगर पे आगे चल सके। दिनेश जी, वो कह रहे हैं कि कोलिशन अगर बनती है तो एक बहुत अच्छी कोलिशन बननी चाहिए जो कि जम्मू कश्मीर को आगे लेकर चले। को पैनलिस्ट दोनों को मेरा गुड इवनिंग, नमस्कार। अभी जो बैटल फील्ड है ना वो सारी शिफ्ट हो गई है जम्मू प्रोविंस में। जम्मू के जो चार क्रूशियल डिस्ट्रिक्ट हैं, जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर, अब सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। अब आने वाले दिनों में आप देखोगे कि जो वार ऑफ वर्ड्स है वो ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी का अब सब कुछ स्टेक पे। 24 सीटें जो जम्मू प्रोविंस की हैं, इन 24 में बीजेपी मैक्सिमम क्या बीजेपी सारी सीटें जीतना चाहती है। तो बीजेपी साम दंड भेद सब कुछ अपनाएगी, क्योंकि यहाँ बीजेपी का सब कुछ स्टेक पे है। और कांग्रेस की भी लड़ाई यहीं पे है। कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से सिर्फ कश्मीर सेंट्रिक थी, कल उमर अब्दुल्ला ने जो एडवाइस किया था राहुल गांधी को, बड़ा सिंसियर एडवाइस किया था, क्योंकि ऐसे लगता था कि कांग्रेस घाटी में बैठकर जम्मू की लड़ाई लड़ रही है। अब कल राहुल गांधी भी आ रहे हैं, उसके बाद शायद प्रियंका गांधी भी आ रही हैं। अब दो नेशनल पार्टीज की लड़ाई देखनी होगी हमने आने वाले दिनों में, 3-4 दिनों में, किस तरह से कैंपेन चलती है, कितनी अग्रेसिव कैंपेन चलती है, कितनी हाई वोल्टेज कैंपेन चलती है। अब क्योंकि दोनों पार्टीज का सब कुछ एक इन 24 सीटों पे लगा हुआ है। ठीक है रजनी जी, वो कह रहे हैं कि सीधा मुकाबला कांग्रेस पार्टी के साथ है अब तो बीजेपी का, सब कुछ स्टेक पर लगा हुआ है। जी बिल्कुल सही बोला उन्होंने कि थर्ड फेज का फर्स्ट को चुनाव होने जा रहा है। कहीं ना कहीं पूरा फोकस जम्मू के ऊपर है, और आप भी देख रहे हैं कि किस तरीके से उमर ने कटाक्ष किया कहीं ना कहीं राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी पर, कि जम्मू को जैसे उन्होंने ध्यान देना चाहिए था, जम्मू के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। यही बात हम लगातार इतने सालों से बोल भी रहे हैं कि कांग्रेस ने कहीं भी जम्मू कश्मीर के लिए ना कोई बात की, ना ही कोई उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए कोई इनिशिएटिव लिया। कांग्रेस सिर्फ बीजेपी के ऊपर कटाक्ष करती रही इतने सालों में, मगर लोगों तक पहुंचने का उन्होंने कोई मौका नहीं दिया। थोड़ा सा गैस की आवाज को बढ़ा दीजिए लोगों तक वो पहुंच सके। जी बोलिए। जी, तो मुझे लगता है कि जो सच्चाई है वो अमित शाह जी ने अपनी रैली में बताई भी है कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की तबाही का कारण है, और जो रीजनल पार्टीज यहाँ की रही हैं, चाहे वो कश्मीर से हैं, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ने के लिए रोकती रही है। देखने वाली चीज ये होगी कि 1 अक्टूबर को जो थर्ड फेज होने जा रहा है, कहीं ना कहीं लोग डिसाइड करेंगे इस बात कि कांग्रेस का सफाया जम्मू से होने जा रहा है। बेशक राहुल गांधी जी अपनी रैलीज कर रहे हैं या प्रियंका जी आएंगी रैलीज करेंगी, वो उनका कर्तव्य है एक अपोजिशन पार्टी के नाते, बट लोगों ने माइंड बना लिया है कि जम्मू कश्मीर की अगर तरक्की कोई कर सकता है वो कहीं ना कहीं मोदी जी ही करवा सकते हैं। मेरे भाई सुहेल जी ने बड़ी क्लियर बात की कि पिछले 10 साल में एक एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा बना है, बॉर्डर एरियाज में बड़ी अच्छी हाई वोटिंग हुई है, कहीं ना कहीं लोगों को कॉन्फिडेंस बना है कि जो बॉर्डर एक सेंसिटिव एरिया रहता था, मोदी जी ने वहां पे भी बड़ा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है। पाकिस्तान की शेलिंग रुक गई है, लोग अपना एग्रीकल्चर जो उनका सेटअप था उसको कर पा रहे हैं। तो कांग्रेस की सरकारों में ऐसा एटमॉस्फेयर देखने को नहीं मिला। मुझे पूरी उम्मीद है कि जम्मू की जनता फर्स्ट को वोटिंग करेगी, वो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड में वोटिंग करेगी। ठीक है सोहेल जी, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों से जो काम किया। हाँ आशा जी, मैं रजनी जी स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की, संभाविक तौर पे इनको अपना पक्ष रखना है और अपनी पार्टी का को कैसे बढ़ चढ़ के प्रोजेक्ट करना है, वो उनका फर्ज भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। लेकिन इलेक्शन एक ऐसा महीना होता है 40-50 दिन, इसमें ताम झंड सब लगाते हैं, और बॉल बैट और ग्राउंड जो है खासकर इन 3 फेसेस में वो लोगों के पास है। मैं तो समझता हूँ 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट है इन इलेक्शंस में। मैं 30-35 साल से इलेक्शंस देख रहा हूँ, इलेक्शंस कवर कर रहा हूँ, और ये पहला इलेक्शन है जिसमें एक फियर जो है, जो खौफ है हर पॉलिटिकल पर्सनालिटी के चेहरे पे झलक रहा है। उसका रीजन ये है हाई वोल्टेज परसेंटेज, लोगों का इंटरेस्ट जो है, खासकर मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, मैं वहां अभी 3 दिन पहले था, लोग जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, वो ट्रेडिशनल सिस्टम जो जम्मू कश्मीर में था वो खत्म हो चुका। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बहुत रोल है जम्मू कश्मीर में ट्रांसपेरेंट फ्री फेयर इलेक्शन करवाने में, और एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन की कोऑर्डिनेशन से कल 20 मुल्कों के डिप्लोमेट्स उस इलेक्शन को कवर कर रहे थे, देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, और उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दी है वो बड़ी पॉजिटिव पूरी दुनिया में फैली हुई है कि जम्मू कश्मीर में इतना जबरदस्त तरीके से फुल प्रूफ इलेक्शन हो रहा है। कहीं 40 कैंडिडेट
तकरीबन 40 के करीब इंडिपेंडेंट्स कश्मीर में खड़े हैं। हर पार्टी अच्छी तरह पार्टिसिपेट कर रही है, कोई किसी का पक्ष नहीं ले रही। इलेक्शन कमीशन या स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी जो है, ये सबसे रिमार्केबल चीज है। और ये हमने ये भी देखा कि इसमें बड़ा मुश्किल हो गया ये कहना कि वो पार्टी ज्यादा सीट ले लेगी, ये पार्टी सीट ले लेगी। कौन सरकार बनाएगा, कैसी सरकार बनाएगा, ये भी अब आंकड़े जो है। इंजीनियर रशीद जिस दिन पहले दिन छूटा तो पूरा कश्मीर ही और पूरा मीडिया उसकी हाइप ले रहा था, और 4 दिन बाद इंजीनियर रशीद साहब की जो है वो जो बॉडी लैंग्वेज थी एकदम ढीली हो गई, उनका कैडर भी उस तरह मोबिलाइज नहीं कर पाया। सियासत में सब चीजें चलती है, लेकिन ये इलेक्शन जो है आशा जी, ये टोटल पॉलिटिकल नैरेटिव जम्मू कश्मीर का बदलेगी। एक नया आयाम जम्मू कश्मीर में लिखा जाएगा इस इलेक्शन के साथ। और जो बड़े दिग्गज नेता किसी भी पार्टी के हैं वो शायद हार जाएंगे, और बड़े न्यू फेसेस जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरे पास रिपोर्ट्स आती है, वो आपको असेंबली में दिखेंगे। और जो असेंबली बनेगी वो उस पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बड़ी ट्रांसपेरेंट असेंबली बनेगी। और जहां तक सिस्टम की बात है, पूरा सिस्टम जो है वो आपको 8 अक्टूबर के बाद बदलता हुआ नजर आएगा। और मुझे लगता है हम प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट की तरफ चलेंगे। ये कहना कि मेरी पार्टी ही सरकार बनाएगी या वो पार्टी सरकार बनाएगी, चेंज करने वाला ये इस बड़ा वक्त डिफिकल्ट है। जो चुनाव है वो सामने आएगा, क्योंकि बहुत से बड़े चेहरे जो है वो हार भी सकते हैं और नए चेहरे असेंबली में आ सकते हैं। लेकिन इस बीच में यहाँ पर जिस तरह से अमित शाह ने कई तरह के सवाल दाग दिए, उन्होंने कहा कि अगर ये कांग्रेस में या नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन सरकार में आता है तो आरक्षण को लेकर खतरा हो सकता है। स्टेट फूड को लेकर बात जिस तरह से हो रही, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी ने आपको देना है। तो किस तरीके का दावा जो है वो विपक्षी पार्टियां यहाँ पर लगा रही हैं? देखिए, मैं आप मुझसे सवाल कर रही हैं। नहीं, दिनेश जी, मैं सुहेल जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि इलेक्शन में ये चलता है, जब कैंपेन चलती है तो एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। वो उन्होंने कहा कांग्रेस ये कहेगी बीजेपी लोगों को डरा रही है, अगर कांग्रेस आई तो रिजर्वेशन चली जाएगी, कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी स्टेट उठी दे, ये सब चलता रहता है। लेकिन एक बात ठीक है कि ये जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि 10 साल चुनाव ना हुए हों। जैसे 1987 में चुनाव हुए, उसके बाद मिलिटेंसी आई, लेकिन 1996 में चुनाव हुए, 9 साल के गैप के बाद चुनाव है। ये चुनाव पूरे 10 साल के बाद हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में जो एक पॉलिटिकल सारा सिस्टम चेंज हुआ, एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स हुए जो 5 अगस्त 2019 को एक यूटी बनने के बाद, तो पहली बार यूटी बनने के बाद चुनाव हो रहे हैं, यूटी में चुनाव हो रहे हैं, 370 टूटने के बाद चुनाव हो रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज चुनाव में लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह भी कि इस चुनाव में जो 3 सिटिंग जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं वो भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये चुनाव अपने आप में एक बहुत बड़े मायने रखता है, और ये चुनाव जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक माइलस्टोन स्थापित होगा, एक टर्निंग पॉइंट स्थापित होगा। जैसे सुहेल जी ने कहा कि नई लीडरशिप उभर कर सामने आएगी, और लीडरशिप आने वाले कई सालों में जम्मू कश्मीर को लीड करेगी। और हम भी ये आशा करते हैं कि अच्छे लोग चुन के आए। ठीक है, पुराने लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, अब जनता को डिसाइड करना है कि किसको चुनती है, किसको नहीं चुनती है। दिनेश जी, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा है। भाई मोदी जी जम्मू को आईटी हब बनाएंगे, छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3000 रुपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे, और इसी के साथ जेकेपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वालों को 10,000 रुपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। रजनी जी, आप ही के पास आऊंगी सीधा। जिस तरह से चुनावों की ही बात हो रही है, कुल 90 सीटों पर अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, ये तो जाहिर तौर पर आप ही पिक्चर को क्लियर कर सकती हैं। और जिन जिन सीटों पर चुनाव लड़ा गया है, लड़ने की कोशिश की गई है, उसमें मुद्दों को जिस तरह से गिनाया गया, क्योंकि आज आपकी तरफ से विपक्षी पार्टियों के ऊपर लगातार निशाना साधा गया, और जिस तरह से अमित शाह ने भी कहा कि आरक्षण को खत्म करने की बात हो रही है अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आती है। लेकिन पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस आप लोगों पर ही आरोप लगा रही है कि स्टेटहुड का दर्जा दिया जाना चाहिए था वापस, अभी तक उस पर काम नहीं किया गया, सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, काम नहीं हो पा रहा जमीनी सतह पर। आशा जी, जम्मू से तो हम सभी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और कश्मीर में कुछ सीटें छोड़ी हुई हैं। मुझे लगता है कि जो वो आरोप लगा रहे हैं स्टेटहुड को लेकर, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको क्लियर कर दिया अपनी रैली से कि स्टेटहुड का दर्जा जल्द से जल्द दिया जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर स्टेटहुड का दर्जा जो देगा वो कहीं ना भाजपा ही देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही दे सकेगी। ये
लोगों को गुमराह करने वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि इनके हाथ में कोई ऐसी पावर नहीं है कि ये स्टेटहुड का दर्जा दे सके। ये लोगों को, जैसे एनसी और कांग्रेस लोगों को 370 पे बरगला रही थी, कहीं ना कहीं अब वो स्टेटहुड के दर्जे पर जम्मू के लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। मगर जम्मू के लोगों को पता है कि जो मोदी जी कहते हैं वो करते भी हैं, अमित शाह जी जो कहते हैं वो करते भी हैं। उनका पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है। जो जो लोगों ने उनसे अपेक्षाएं रखी थी वो सब काम हुए हैं। चाहे डेवलपमेंट की बात करूं, चाहे पैकेजेस की बात करूं, चाहे हमारे यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप के अपलिफ्टमेंट की बात करूं, तो अलग अलग जो काम किए हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, वो जम्मू की जनता के लिए और कश्मीर की जनता के लिए भी किए। उन्होंने धर्म के आधार पे कहीं पे कोई अलग अलग स्कीम्स नहीं बांटी हैं, मगर पूरे जम्मू कश्मीर को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर को कैसे डेवलप किया जाए उसको काम किया है। लेकिन राहुल गांधी को तो आपने सुना होगा रजनी जी, राहुल गांधी को तो सुना होगा, वो तो कह रहे हैं कि आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। नहीं, आपस में हम लोग नहीं लड़वा रहे। असल में इनकी स्ट्रेटेजी ये थी कि कश्मीर में ये एनसी की स्ट्रेटेजी थी कि कश्मीर में ये कांग्रेस का वोट खींच ले। जब उन्होंने देखा कि 2 फेज कंप्लीट हो गए हैं, अब जम्मू की तरफ मूव करना है, तो अब उन्होंने कांग्रेस का भी पल्ला झाड़ लिया। अब आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ने सही में कोई काम नहीं किया जम्मू की जनता के लिए, जिसके लिए उमर को भी ओपनली ये बोलना पड़ा कि राहुल गांधी जी जम्मू को फोकस करें। जम्मू के लोगों की जो अपेक्षाएं उनके साथ थी वो आज तक फुलफिल नहीं हो पाई। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी कोalition में भी गड़बड़ चल रही है। दिखने को ये दिख रहा है कि ये आपस में जुड़े हुए हैं, बट ऑटोमेटिकली मुझे लगता है सरकार बनाने के लिए ये किस तरफ रुख कर जाएंगे, ये 8 अक्टूबर को ही। सोहेल जी, वो कह रही है कि गठबंधन ही अभी क्लियर नहीं हो पाया है, आपसी तालमेल बनेगा कि नहीं, देखिए समय बताएगा। आशा जी, जब गठबंधन होता है तो उसमें आपने देखा 5-6 सीटों पे वो फ्रेंडली मैच लड़ रहे हैं। फ्रेंडली मैच का मतलब हो गया कि वहां सहमति नहीं बनी है। वो बनिहाल की कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां दोनों लीडर जो है दिग्गज हैं, और एक पार्टी प्रेसिडेंट रहा है कांग्रेस का और दूसरा शाहीन साहब जो है वहां से काफी देर से, उनकी फैमिली का बड़ा रोल है नेशनल कॉन्फ्रेंस में। ये सब चलता रहता है, लेकिन ओवरऑल दे आर यूनाइटेडली फाइटिंग द इलेक्शन, और जो भी रिजल्ट आएगा आपके सामने आएगा। दूसरी बात ये मैं कह दूं आपसे कि 5 साल से मैं बड़े सीनियर लीडर जो भारतीय जनता पार्टी के, जो मेरे साथ कभी कहीं विचार विमर्श करते हैं, मैं हमेशा उनसे कहता रहा हूं, आज भी रिपीट करता हूं कि जनाब स्टेटहुड अगर देनी है, हम डिमोट हुए हैं तो इलेक्शन से पहले दे देते। इलेक्शन से पहले दे देते तो जम्मू कश्मीर का जो लोग हैं, जो आवाम है, वो अपने आप को फील गुड का जो एक फीलिंग है वो रखती, और उसका जो 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 इंटरेस्ट है वो लोग आपको जरूर देते अगर आप स्टेटहुड पहले ही उसको अनाउंस कर देते। अब इलेक्शन के बाद आप स्टेटहुड अनाउंस करते हैं, अल्टीमेटली तो स्टेट बननी है। देखिए, अब ये 2 नेशनल पार्टीज है, आज इनकी सरकार है, ये स्टेटहुड देंगे, नहीं देंगे 2-3 साल बाद दूसरी सरकार आएगी, वो देगी। अल्टीमेटली स्टेटहुड तो लोगों की डोमेन में आनी है, क्योंकि कोई ऐसा स्टेट आज तक हिंदुस्तान में नहीं है जो डिमोट हुआ हो, फिर उसको टुकड़े कर दिए हो 2 यूनियन टेरिटरीज में, और उस तरह से वो नहीं चलता है। जमहूरियत के और कॉन्स्टिट्यूशन के भी अपने तरीकाकार है, कोई लवाजमात है, उस पर तो होना ही होना है। जहां तक इलेक्शंस की बात है, इनकम्बेंसी फैक्टर जो होता है हमेशा रूलिंग गवर्नमेंट का होता है, क्योंकि अपेक्षाएं हमेशा रूलिंग सरकार के साथ रहती है। 5 साल से यहाँ प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, और यहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव विंडो, एडमिनिस्ट्रेटिव डोर्स खुले नहीं थे। मैं बहुत बार जब भी कभी मौका मिलता है तो मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जनाब आप कॉर्पोरेशन यहाँ हेडलेस पड़ी है। गवर्नर साहब के एक एडवाइजर थे, कम से कम 92 के पैटर्न पे दिनेश जी को पता है, 91 के पैटर्न में जीसी सक्सेना टाइम पे 9 एडवाइजर्स हुआ करते थे। जम्मू कश्मीर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव विंडोज, एडमिनिस्ट्रेटिव डोर से महरूम है। वो लोग आपका ट्रस्ट डेफिसिट को नहीं होने देते, कम से कम मेंटेन करते। अल्टीमेटली तो लोगों के लिए सरकारें होती हैं, लोगों के लिए गवर्नर रूल लगते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। 5 साल में कितना कुछ बदल गया ना। अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि मोदी जी यहाँ बनाएंगे मेट्रो, नई सड़कें, नए टनल, और तो और बिछाएंगे रेलवे का बड़ा जाल। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। चलिए रजनी जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अगर स्टेटहुड की जिस तरह से बात हो रही है, इलेक्शन से पहले दिया जाना चाहिए था, जिसका फायदा भी मिलता, लेकिन बाद में आप लोगों ने बोला है।
आशा जी, पहले ये समझना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर को कहीं ना कहीं जो जख्म दिए थे या दिए, हेलो, आवाज आ रही है जी जी, जो जख्म मिले थे कहीं ना कहीं उनको बरहम पट्टी करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। इंतजार करना चाहिए कि जब ये जख्म बढ़ जाए और हमारी स्टेट प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग करना शुरू हो जाए, तो मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक मिनट नहीं लगाएगी इसको वापस स्टेटहुड लाने में। मोदी जी का विजन क्या है ये हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं। उसके लिए जो जो कदम वो उठा सकते थे उन्होंने वो कदम उठाए हैं, मगर एक चीज ये देखने वाली है कि स्टेटहुड अगर हम छीन भी ली गई है या यूटी का दर्जा मिला है, मगर कहीं ना कहीं लोग सेटिस्फाइड हैं। मैं कल देख रही थी कि कश्मीर की जो वोटिंग हो रही थी तो लोग ये बोल रहे थे कि इस बार जो हुआ हमें कोई मैटर नहीं करता, 370 एब्रोगेट हो गया है नहीं हुआ, बट यहाँ पे लॉ मेंटेन हुआ है, लोग बड़े स्ट्रीमलाइन तरीके से अपनी पोलिंग कर रहे हैं, लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है कि लोगों को डेमोक्रेसी के ऊपर फेथ बढ़ा है। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन है कि जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर चल पड़ा है, जो कहीं ना कहीं पिछली पॉलिटिकल पार्टीज ने तबाही की कगार पर खड़ा किया था। बेशक यूटी बना है इस समय, मगर प्रॉपर समय आने पर इसको स्टेटहुड का दर्जा मिल जाएगा। दिनेश जी, देखिए आशा जी, बीजेपी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह एक पॉलिटिकल पार्टी है। उनका ये एजेंडा था, जब बीजेपी पहले जनसंघ थी, प्रजा परिषद थी, धारा 377 तोड़ना बीजेपी का कोर एजेंडा था। बीजेपी ने आर्टिकल 370 को तोड़ा। जो ये जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, ये बीजेपी के एजेंडे में नहीं था, लेकिन बीजेपी ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर यूटी बना दिया। बीजेपी स्टेटहुड इलेक्शन पावर है बीजेपी के पास। किसी भी पार्टी को अगर अपने साथ बीजेपी में जोड़ना है तो बीजेपी स्टेटहुड का वादा करके हम स्टेटहुड देते हैं, आप हमारे साथ आ जाइए। तो बीजेपी स्टेटहुड को एज ए बार्गेन यूज करेगी, ताकि इलेक्शन पोस्ट इलेक्शन में जो सिचुएशन इमर्ज करती है, अगर बीजेपी को किसी बाहर की किसी स्पोर्ट की जरूरत करती है दूसरी पोलिटिकल पार्टी को, वो पोलिटिकल पार्टी से प्रॉमिस लेगी बीजेपी से। तो बीजेपी एज ए सेंटर में बैठी सरकार ये कहती है कि हम आपको स्टेटहुड देते हैं, तो पार्टी वो बीजेपी को सपोर्ट कर देगी। इसलिए बीजेपी ने एज ए बार्गेनिंग पावर स्टेटहुड की डिमांड को अपने पास रखा। और ये आगे क्या होता है, बीजेपी कैसे इसको इम्प्लीमेंट करती है आने वाले दिनों में, ये वक्त बताएगा। देखते हैं कि पोस्ट इलेक्शन क्या सिनेरियो इमर्ज करता है और बीजेपी स्टेटहुड की बार्गेनिंग पावर को कैसे यूज करती है। अर्जुनी जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद ही वो इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी कि बीजेपी पार्टी को लेकर ही वो बात कर रहे हैं। जवाब दीजिए। जी, दिनेश जी अपनी राय रख रहे हैं। मुझे लगता है कि हो सकता है ये पॉजिटिव राय हो या नेगेटिव हो, इनकी अपनी राइट है कि अपनी राय रख सकते हैं, बट बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है ये मुझे लगता है कि इन तक नॉलेज कैसे आई है या इसको कैसे गेस कर पा रहे हैं, जो हमें कार्यकर्ता होने के नाते भी नहीं आज तक पता लग पाया कि स्टेटहुड का दर्जा कहीं बार्गेनिंग के लिए यूज किया जाएगा। मुझे लगता है बीजेपी ऐसी पार्टी नहीं है कि वो बार्गेनिंग या सरकार बनाने के लिए कुछ शर्तों के साथ आएगी। बीजेपी ने काम इतने किए हैं जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के या इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के कि लोग फेस करते हैं कि बीजेपी जो कह रही है वो करेगी। हमें इस पर ये लोगों का अब नैरेटिव चेंज नहीं करना चाहिए कि बीजेपी बार्गेनिंग के लिए इसको यूज करेगी। एक नया नैरेटिव दिनेश भाई सेट करने लगे हैं। मुझे हैरानी हो रही है, आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते बीजेपी के अंदर की बात को कैसे अपने लेवल पर बता रहे हैं, बट दिस इज नॉट अ गुड मैसेज फॉर पब्लिक। लोगों के लिए आप बड़ा गलत मैसेज कर रहे हैं कि बीजेपी इसको बांटने के लिए यूज करेगी। गलत मैसेज ना डालें आप, इस तरह से समय पे स्टेटहुड का दर्जा देगी, ये फाइनल। सोहेल जी जवाब दीजिएगा। सवाल दिनेश जी ने किया है, जवाब आप दीजिए। रजनी जी, मैं और दिनेश जी सिर्फ ओपिनियन मेकर्स हैं और हम दोनों किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं और हमारे साथ हर पॉलिटिकल पार्टी बात करती है, चाहे वो स्टेट की है चाहे नेशनल लेवल की। नंबर 2, सियासत चलती नहीं है जब तक दाव पेच तो जब तक नहीं चलेंगे तो सियासत कैसे चलेगी। सियासत नहीं चलती है जब तक तोड़ मोड़ ना हो। सियासत नहीं चलती है जब तक झूठे वादे ना किए हों। सियासत नहीं चलती है जब तक मैनिफेस्टो में नून मिर्ची का तड़का ना लगाया जाए। मैनिफेस्टो कंप्लीट नहीं होता है जब तक 20-30% नून मिर्ची न लगाई जाए। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं,
मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, इस वक्त तो हम उस स्टेज पे हैं जहां हम लोगों के विल की वेट कर रहे हैं कि वो क्या डिसाइड करते हैं 8 अक्टूबर तक। तो हम आशावादी होने चाहिए। भगवान चलिए करे फैसला आपको लोगों 50-60 पर ही सीटें छोड़ मिले। देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सोहेल जी, रजनी जी आपका भी और दिनेश जी आपका भी। तो फिलहाल जिस तरह से अब तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है तो जाहिर तौर पर हर एक पार्टी ने कमर कस ली है, लेकिन फिलहाल जनता जनार्दन है वो बहुत बेहतर तरीके से समझती है कि किस तरह से काम करना है। आप देखते रहिए कार्यक्रम। बड़ी खुश हो माँ, क्या बात है? खुशी तो होगी क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर, मां सम्मान योजना के 18,000 रूपए और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।